300 साल लग जाएंगे पेंडिंग केसेस को खत्म करने। 300 साल। नोकिया की एक लाइन थी ना, कनेक्टिंग पीपल, तो मीडिएटर वो नोकिया वाला वो है, कनेक्टिंग पीपल। बैठो, बात करो। बेटा ये जो वकालत है ना, इसको वहीं कॉलेज में या अपने कोर्ट में छोड़ के आइयो, घर मत लाइयो। जो वो सेंटेंस था उसकी टोन बहुत ज्यादा थी, हार्श थी। आप देखो कि मुझे वो अभी तक याद है ना, 32 साल हो गए उसको, वो बिल्कुल कानों में घुसी हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट पे पिन पॉइंट था। हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल होता है बट इमोशनली और फाइनेंशियली भी होता है। इस पर लॉ क्या कहता है? फिजिकल अब्यूज तो सबसे गंदा अब्यूज होता है जी। एक माँ बाप को भी नहीं हक होता है कि वो बच्चे को मारे, तो एक इंसान जो पति के रूप में एक सिर्फ शादी के जरिए आया है, वो उसको हक कैसे हो जाएगा? तो वो सबसे बड़ा अब्यूज है। आई एम अगेंस्ट 50-50। लुक इनटू द सर्कमस्टेंसेस, लुक इनटू द सिनेरियो। रिश्ता ज्यादा पवित्र रहना चाहिए रादर देन बैलेंस शीट बनानी, मैंने 4 ये बर्तन करें तो तू अब कपड़े सुखा के। नो, घर ऐसे नहीं चलते। हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो, हस्बैंड का बिजनेस हो, हस्बैंड की कोई भी जो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपका उस पर भी राइट है। पर वही बात है कि ये राइट आप कब क्लेम करते हैं, वो कारण देखना होता है कि किस कारण हुआ है। हक तो है आपका, तो ये जान के रखिए, हक है आपका। ये नहीं है कि आप बिना हक के हो, हक है आपका। कहते हैं कि शब्द ही घाव देते हैं और शब्द ही मरहम लगाते हैं। तो याद रखें कि मरहम लगाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, घाव देने वाले नहीं। अभी तो मेरे को अपने पुष्प गुप्ता 2.0 इनिंग शुरू करनी है, तो मैं ऐसी हूँ, आई एम अ लर्नर। क्या कोर्ट हर प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है? और क्या हर टूटा हुआ रिश्ता डिवोर्स तक जाना जरूरी है? क्या इंडिया की हर महिला को अपने लीगल राइट्स के बारे में पता है? शायद नहीं। क्या कोर्ट हर प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है? और क्या हर टूटा हुआ रिश्ता डिवोर्स तक जाना जरूरी है? क्या इंडिया की हर महिला को अपने लीगल राइट्स के बारे में पता है? शायद नहीं। तो आज के एपिसोड में जानेंगे हम कुछ ऐसे ही लीगल ट्रुथ्स, फैमिली कोर्ट, वुमेन राइट्स एंड लीगल प्रोसेस के बारे में हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू शेड्स ऑफ लाइफ बाय सुचिता, जहां हम बात करते हैं रियल स्टोरीज के साथ रियल इमोशंस की। और आज की पावरफुल कन्वर्सेशन में हमारे साथ हैं जो कि कोर्ट की दीवारों के बीच रहकर भी अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल और अपनी आत्मा की सुनती है। वेलकम पुष्प गुप्ता जी, एडवोकेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट की मीडिएटर, सीनियर मीडिएटर हैं, और उन्होंने LLM किया है कमर्शियल लॉ में, और उसके अलावा 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रखती हैं। 1994 में उन्होंने बार काउंसिल ज्वाइन किया था। 1000 से ज़्यादा तकरीबन केसेस जो है डिस्प्यूट के फैमिली कोर्ट में, वो बिना किसी कोर्ट की लड़ाई के ही पीसफुली हैंडल कर चुकी हैं, रिजॉल्व कर चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे तकरीबन बहुत सारे लोगों को ऑल ओवर द इंडिया, लॉयर्स को एंड सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग भी दी है। उन्होंने इंडिया की पहली ई मीडिएशन मैगजीन भी लॉन्च की, जिसकी वो एडिटर इन चीफ रह चुकी हैं। उसके अलावा दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की लॉयर भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। सो आज की पावरफुल कन्वर्सेशन में जो हमारी गेस्ट हैं, उनका मिशन है योर लाइफ शुड बी in peace, not in pieces. Welcome Pushpa Gupta ji, बहुत स्वागत है। Thank you Suchita for this. Thank you for this opportunity, and I'm really so blessed that I have someone so energetic and who is really making a mark in this line, and just you're bringing people who really wanted to share their voice. You are the best example of being a woman, because shades of life जितना women की ज़िंदगी में है ना, उतना मुझे नहीं लगता किसी और की ज़िंदगी में होगा. So this is a perfect blend of beauty with respect. Thank you so much Suchita for inviting me in this program. Thank you so much. Looking forward for a great conversation. Yeah, sure. तो जैसा आपने कहा कि इतने सारे शेड्स होते हैं एक लाइफ में, तो अगर आपको डिफाइन करना हो खुद को इन वन वर्ड, तो एक सेंटेंस में, तो क्या आप अपने बारे में कहना चाहेंगे? Happy person. I'm a happy person. जो इतने उतार चढ़ाव रहे इस प्रोफेशन के, इट्स बेसिकली माइंडसेट आपका। मतलब आप क्रिप करते रहो जिंदगी में तो आपके आसपास कोई बैठेगा नहीं। मुझे लगता है कि जब बैठो खुशियाँ दो और खुशियाँ लो, मतलब बी अ हैप्पी पर्सन। दैट्स माई मोटो। आई कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। मैं जो हूँ वो हूँ,
और जितना लोगों के लिए कर सकती हूँ उतना करती हूँ। और आई लव रिलेशनशिप्स, लाइक नॉट रिलेशनशिप्स की लाइफ में वो वाली जो विमेन के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, बट मुझे परिवार अच्छा लगता है, मुझे दोस्त अच्छे लगते हैं और मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है। 1994 में तो बहुत डिफिकल्ट था इस प्रोफेशन में एक फीमेल लॉयर का होना, तो फैमिली ने कुछ कहा, प्रोवोक मतलब कुछ प्रिकॉशंस रहे उसके, इजी रहा? देखिए, आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक उस परिवार से आई हूँ कि जहाँ बेटियों को ज़्यादा प्यार मिला है। और हमारे यहाँ मेरे पेरेंट्स को हमेशा एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो हमेशा कहते थे कि बेटे शादी के बारे में हम आपके बाद में सोचेंगे, हमें पहले चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री लें और एक करियर आप चूज़ करें और इंडिपेंडेंट फील करें। आपको ये ना लगे कि आप फादर पे या आने वाली ज़िंदगी में जो कहा जाता है कि भाई लड़की या तो फादर पे डिपेंडेंट होती है, हस्बैंड से आइडेंटिटी लेती है। पर मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे माँ बाप ने और मेरे परिवार में और जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने, हम सब ने एक वो माहौल देखा जहाँ पे एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है और शायद बेटों को इतना नहीं सोचा जाता जितना हमारे को दिया गया है। और उसी सोच से आप सोचें कि 94 में लॉ चूज़ करा, आज का लॉ चूज़ करना और 94 के लॉ को चूज़ करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। करेक्ट। मैं अगर इसी का और आपको आगे थोड़ा सा उदाहरण दूँ कि जब 94 में मैंने लॉ किया तो लॉ इसलिए किया था कि भाई एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, एक मैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाऊंगी और कुछ 2-3 साल बाद अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स लड़का ढूंढेंगे और मेरी शादी होगी किसी लॉयर के साथ। ये सिर्फ ये नज़रिया था उस टाइम। आपने खुद भी यही सोचा? हाँ, मतलब मैंने भी ये सोचा था कि भाई ठीक है, ग्रेजुएशन, सोसाइटी का वही था। अच्छी स्कूलिंग हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद LLB हो गई, 2-3 साल प्रैक्टिस कर ली, पर अब अल्टीमेट तो एक ट्रांजिशन लाइफ का एक स्वाभाविक आएगा जिसके अगेंस्ट मैं नहीं थी। ठीक है, एवरीबडी गोज थ्रू और मैंने भी उसको सोचा, तो वो ट्रांजिशन का मैं भी पार्ट बनी। पर आज की डेट में लड़कियों को मैंने देखा है कि वो 94 वाला बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुका है। आजकल जो गर्ल्स हैं वो पहले कहते हैं कि डोंट टॉक अबाउट मैरिज, हम प्रोफेशन में इसलिए नहीं आ रहे कि भाई हमारी आप शादी कर देंगे, अभी 30 के होने दो हमें, अभी हमें ज़रूरत नहीं और किसी अनजान से हम कैसे कर लें। एक तो अरेंज मैरिज का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अब सोसाइटी से कम हो गया है आज की डेट में। एक तो ये भी फ़र्क है कि 94 से जैसे हमारी जनरेशन जो पेरेंट की फॉर्म में आ चुकी है जनरेशन, वो भी एक मॉडर्न थिंकिंग में आ गई है, वो भी बच्चों को इंडिपेंडेंस दे रही है कि आप अपना पार्टनर खुद चूज़ कर लो। इसलिए आज की सोसाइटी में आप देखें कि बच्चे रिलेशनशिप्स में हैं, बच्चे रिलेशनशिप्स के बाद डिसाइड करते हैं कि वो रिलेशनशिप रहेगी या इस रिलेशनशिप को एक अलग नाम देना है और फिर वो इकट्ठे आगे अपनी ज़िंदगी को चॉक आउट करते हैं। तो चीज़ें बहुत प्रोफेशनली पर्सनली चेंज हो चुकी हैं। चैलेंज मैं फिर वही कहूँगी कि डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट आई एज पुष्प गुप्ता मैंने लाइफ को हमेशा एक लाइट मोड में, एक हैप्पी गोल पर्सन के तौर पे लिया और उसका कारण ये है कि जिस परिवार से मैं आई हूँ, जिस माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है और जिस परिवार में मेरे भाई बहन और लोग हैं, हम सब एक दूसरे के इतनी बड़ी सपोर्ट रहे हैं कि वो चैलेंजेस नहीं लगे। तो का मतलब हाँ, सपोर्ट रहा तो इसलिए बस यही कहूँगी कि फैमिली फर्स्ट देन आउटसाइड। So if you have a good family at home, only then you can blossom in your profession. पर अगर आप सोचो कि प्रोफेशन की कॉस्ट पे रिश्तों को ताक पे लगा दें, शायद वो मेरा नज़रिया नहीं है, कुछ लोगों का होगा, पर मैं उस तरह की लड़की ना थी और ना अभी हूँ, ना लेडी उस तरीके की हूँ। आई एम अ फैमिली पर्सन, आई लव पीपल अराउंड मी। फैमिली का तो सपोर्ट रहा, लेकिन वो बहुत ऐसा वक्त था जहाँ पे ऐसे किसी प्रोफेशंस में जो टोटली मेल डोमिनेंट हो, उसमें जाने पर लोग तो फैमिली रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पोली देते थे कि कहाँ बेटी को भेज रहे हो। ऐसा कभी किसी ये है आपको? ये है, क्योंकि मुझे याद है मेरी एक बुआ जी जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे केस लड़ेगी। हाँ नहीं, उन्होंने मुझे बड़े उससे एक बार कहा, बेटा ये जो वकालत है ना, इसको वहीं कॉलेज में या अपने कोर्ट में छोड़ के आई हो, घर मत लाई हो। जो वो सेंटेंस था उसकी टोन बहुत ज़्यादा थी, हार्श थी। हाँ, तो वो मैं समझी कि उसमें मैसेज क्या है। और ये चीज़ें नेचुरली एक लेडी के लिए प्रोफेशन को इस्टेब्लिश करना, मैं अब नॉन लॉयर फैमिली से प्रोफेशन में आई थी, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो जो नेचुरली जो आप चैलेंजेस कह रहे हैं वो चैलेंजेस हर प्रोफेशन के,
बट प्रोवाइडेड आपको कहाँ से आपकी पैराशूटिंग हुई है। अब मेरी घर में लॉयर्स नहीं थे तो नेचुरली मेरा थोड़ा एकदम और different जर्नी था जो choose थोड़ी किया आपने profession। जर्नी ज़्यादा लंबी रही। ये बात 100% है कि उस टाइम में लेडी लॉयर्स को एंगेज करने में लोग सोचते थे कि आई थिंक मेल लॉयर्स की ज़्यादा प्रेफरेंस थी जब। एज अ Or, ट्रेनिंग yes, engaging a lawyer, when they come to engage a lawyer, they would prefer कि कोई आदमी ही उनका केस आर्ग्यू करे। एक औरत में वो बात नहीं आती थी कि शायद हो। और फिर ये लिया जाता था कि भाई अगर इसकी शादी हो गई, फिर आगे फैमिली में गई, तो फिर इनका गैप आएगा, हमारा केस। तो बहुत सारी चीज़ें देखो, सोसाइटी, हम इंडियन सोसाइटी में इस रियलिटी से दूर नहीं जा सकते। पर आज की डेट में एक तो लड़कों में भी चेंज आया है ना, They want to कि hire। लड़कों को अब सिर्फ एक लड़की में शायद वो वाइफ ही नहीं दिखती कि भाई शादी होगी अब तू घर संभाल। वो भी एक फ़र्क आ गया है। इकट्ठे ही दोनों मियाँ बीवी बाहर प्रोफेशन में निकलते हैं और शाम को आते हैं और घर देखते हैं। तो आप आगे भी कुछ चीज़ें ज़रूर पूछेंगे प्रोफेशन में। मेरे को लगता है 2-3 केसेस के बारे में जिक्र आएगा, तो धीरे धीरे बातचीत को आगे लेके जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि येस, बीइंग अ फीमेल लॉयर, इनिशियली इट वाज नॉट सो ईजी to be engaged as an independent lawyer by a client, क्योंकि लड़के जो मेल लॉयर्स थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। बट जजेस की निगाह में ऐसा नहीं था। पर जो पब्लिक थी ना, उनको एक माइंडसेट था कि यार औरत होके लड़ पाएगी हमारा केस। अब फ़र्क आ गया, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल के देख चुकी हैं। और लड़कियां जिस तरीके की आजकल प्रिपरेशन कर रही हैं, जिस तरीके के वो प्रेजेंट कर रही हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हम लोग 10 साल में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लाए थे जो आजकल की 3-4 साल की जो लड़कियां जो लॉयर्स बन रही हैं, दे आर सो वंडरफुली well dressed, not just in uniform but in their presentation and preparation, एक्सेप्शनली वेल। रादर वो हमारे लिए रोल मॉडल हो गए। उनको देख के हमें लगता है कि अभी तो मेरे को अपने पुष्प गुप्ता 2.0 इनिंग शुरू करनी है। तो मैं ऐसी हूँ, आई एम अ लर्नर। so good that you Yes, have I am a learner. spiriting like Yes. this। great। तो ऐसी जो भी भुआ चाची मामी हो तो वो थोड़ा ये सुन ले कि आउटकम ऐसा भी आ सकता है किसी के लॉयर बनने में, क्योंकि छोटे शहरों में आज भी है ये मेंटालिटी हाँ। कि वो किसी मेल को नहीं बोलेंगे अगर वो लॉ चूज कर रहा है कि तुम अपनी वकालत जो है ना वहाँ कराना, घर मत लाना। लेकिन ये सेंटेंस, ये डायलॉग, ये पंच लाइन जो है वो फीमेल के लिए जरूर आ जाएगी। आप देखो कि मुझे वो अभी तक याद है ना, 32 साल हो गए उसको, वो बिल्कुल कानों में घुसी हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट पे पिन पॉइंट था ना कि क्यों मैं इस तरह की चीज कोई भी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को everybody not going to mix it जब तक कि कुछ बहुत एक्सट्रीम जैसा कुछ ना हो। Yes. आपने लिटिगेशन से मीडिएशन तक जो टर्निंग पॉइंट रहा वो कैसे हुआ, मतलब आपने ज्वाइन किया उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि? देखिए, जब प्रोफेशन ज्वाइन करा था तो मीडिएशन माइंडसेट, तो जिन परिवार से हम लोग आते हैं हमारी एक बेसिक मेंटालिटी तो रहती है कि बात कर लो भाई, देखो शायद बात करने से हो जाए कुछ। वो कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है, बात ना करने से बातें बनती हैं। तो वो हमारी सोसाइटी का तो एक है ही ना। बट 94 में मीडिएशन को एक प्रोफेशनल तौर पे नहीं देखा जाता था। धीरे धीरे इसको मीडिएशन को अडॉप्ट हमने किया। उस टाइम जब हमने करा तो एक सर्विसेज के तौर पे लिया। मैं कड़कड़ूमा कोर्ट में मीडिएटर बन गई, हाई कोर्ट में बन गई, सुप्रीम कोर्ट में। पर वो आज रियलाइज़ होता है जब 15-20 साल हमने इसमें इन्वेस्ट करें कि आज की डेट में बल्कि मीडिएशन यहाँ पहुँच गया है और शायद लिटिगेशन सेकंड नंबर पे। पूरी डिटेल जानने से पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग शायद जो लीगल प्रोसेस को जानते नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि मीडिएशन एक्चुअली है क्या, उसमें आप क्या काम करते हैं। सिंपल सा, बड़ा साधारण सा इसका एक डिफरेंस है कि लिटिगेशन होता है कि आप एक वकालतनामा फाइल करते हो और आपकी जो बात है वो आप नहीं रखते, आपका वकील कोर्ट में रखता है। और फिर आपको क्या चाहिए उससे मतलब नहीं है, जज साहब अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि आपका हक क्या है। और मीडिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जो इंसान आपके बीच में बैठा हुआ है, जिसको मीडिएटर बोलते हैं, वो एक माँ की तरह, दोनों जैसे बच्चों को बराबर लेके चलना है ना, माँ की तरह। उसके लिए ना ये ज़्यादा है ना ये कम है, सिर्फ पर दो जनों के बीच में। क्योंकि देखिए, दो रिश्तों के बीच में जब दरार आती है ना, सबसे पहले उनके बीच में बातचीत ही बंद होती है। मीडिएटर वो बातचीत को रीएस्टैब्लिश कराता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात तो करो। जब एक दूसरे के साथ आप बात करते हो ना, तो जब आप बैठते हो मीडिएशन के कमरे में, वो इंसान
आपको ऐसा आंखों से देखता है, ऐसा बॉडी लैंग्वेज और ऐसा जेस्चर देता है कि दोनों पार्टीज को एक सेफ लगता है कि आज कोई हमारे बीच में बैठ के हमारी बात सुनने को भी और हमारे को आपस में बात कर गाइड रहा भी है। करने को है। बल्कि वकील दूसरी साइड पे हो जाते हैं, वकील की कुर्सी बदल जाती है और कोर्ट रूम में आप देखते हैं कि वकील साहब ही खड़े होते हैं और क्लाइंट तो कई बार कोर्ट में आता भी नहीं, और अगर आते हैं तो पीछे की कुर्सियों पे होते हैं। यहाँ पे वकील साहब की कुर्सी की लोकेशन बदल जाती है, यहाँ पे पार्टी आती है। तो यहाँ कानून में हक की लड़ाई होती है, जो कानून की किताबों में है ना, हक, मेरा हक, मेरा हक। पर मेरे हक से ज़िंदगी नहीं चलती, मेरे हक में हार जीत होती है। मीडिएशन में आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या नीड है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उस पर बात होती है। जब भी आप देखेंगे कि अगर दो भाइयों में, भाई लोगों में पार्टीशन होता है या किसी के बीच में पार्टीशन होता है, वो अपना हक मांगते हैं कि भाई मेरा 50% है, 40 है, 60 है। वो हक, कानूनी हक मांग रहे हैं। एक्चुअल में वो हक क्यों मांग रहे हैं? दो भाई एक ही कोख से, माँ की कोख से आए हैं, इकट्ठे पले बड़े हैं। आज शादी हो गई, दोनों बीवियों में नहीं बनी, आगे बच्चों में नहीं बनी, कोई जेलसी एंगल आ गया, आज वो सेपरेशन हो गया, तो उनके पास क्या मिला? उनको इसको रिजॉल्व करने का तरीका, चलो जी कोर्ट रूम, वकील साहब दीवारें खींच दो। पर मीडिएटर क्या करता है? वो दीवार क्यों डली, क्या वो लम्हा था जिस कारण ये दीवार डली? तो कोई ये भी हो सकता है कि किसी की पैसे की ज़रूरत रही हो, या किसी को अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना और वो जॉब में और उसके पास पैसा नहीं, और भाई से कहा हो कि हम क्या वो प्रॉपर्टी बेच दें, कुछ भी रह सकता है कारण। तो हम ना हमेशा, मेरा ये कहना है कि जैसे हम कभी भी कहते हैं जस्टिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ सीन एज जस्टिस, यू नो। बट यहाँ पे जस्टिस क्या होता है? जो महसूस किया जाए, जिसको आप परसीव करो कि हाँ, जो मैं कहना चाह रहा था, क्या उसी हिसाब से सामने वाले ने सुना? जो मैं चाहता था, क्या सामने वाले ने उस चीज़ को समझ के मुझे वो इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कंप्लीटली डिफरेंट है। कोर्ट रूम में जज साहब भी एक न्यूट्रल पर्सन है बीच में, मैं ये नहीं कह रही हूँ बायस्ड है, पर वो कानून के दायरे में आपकी राइट्स को डिसाइड करते हैं। मीडिएटर कहते हैं राइट्स तो सिर्फ ऊपरी परत है, उसके नीचे बहुत कुछ है जो जिस कारण इन राइट्स को आज मांगा जा रहा है। तो बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्ट तो फैसला देता है, लेकिन जो मीडिएटर है वो आपको एक दूसरा मौका देता है। मौका दे रहा है, या आप दूसरों, आपको एक दूसरे की, आपके बीच में जो कहते हैं ना, नोकिया की एक लाइन थी ना, कनेक्टिंग पीपल, तो मीडिएटर वो नोकिया वाला वो है, कनेक्टिंग पीपल। बैठो, बात करो, कहो तो सही, दिल की निकालो। जब दिल हल्का हो जाता है ना, तो अपने आप कहीं ना कोई समाधान ऐसे आता है कि रिश्ता भी बच जाता है और जो आपकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती है। कोर्ट रूम के बाहर आप आके देखते हो तो शायद बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों तरफ खुश होते हैं। वकील तो दोनों ही खुश होते हैं क्योंकि कमाइयाँ दोनों की होगी, मैं पहले लॉयर हूँ, पर कोई ना कोई एक पार्टी हार के जा ही रही होती है। पर मीडिएशन के कमरे में जब एग्रीमेंट होता है ना, आप देखो बाहर कभी खड़े होकर देखना, दोनों खुश चाहते हैं। तो ये फ़र्क है, फ़र्क बहुत सारे हैं, पर ये बातचीत को और आगे लेके चाहते हैं, फिर देखते हैं। तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछ रहे, मन करता है आपसे बात ही करते रहे। जी बिल्कुल, हम कंटिन्यू रखेंगे इस बात को कि ये आपकी बात सुन के ये समझ आया कि लोगों को तो लगता है कि जस्टिस जो है वो सिर्फ कोर्ट में होगा, हम जाएंगे केस फाइल करेंगे वहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को तो ये प्रोसेस पता भी नहीं होगा ठीक से, तो कन्वर्सेशन से भी जस्टिस हो सकता है। हाँ, पॉइंट मीडिएशन सिर्फ एक बातचीत है आपस में, आओ बैठे बात करें और सोल्यूशन निकालें, एक दूसरा अपनी मर्जी से सोल्यूशन निकालें। ह्यूज फाइट प्रोसेस। ये हमारी प्रॉब्लम है भाई, जज साहब को क्यों ला रहे हो बीच में? सोल्यूशन के लिए खुद निकालेंगे हम। आपने अब तक मैंने पढ़ा बहुत हज़ारों से करीबन केसेस के डिस्प्यूट वाले फैमिली कोर्ट में आपने हैंडल किए, तो उसमें से कहीं कोई केस ऐसा रहा जो बहुत याद रह गया हो आपको, जिसे हैंडल करते वक्त उनकी कन्वर्सेशन और डीप चले गए हो? देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, पर अगर मैं कनेक्ट करूं कोई फैमिली डिस्प्यूट को और मीडिएशन को लेके ना, तो मेरे पास एक मैटर आया जिसमें मैं मीडिएटर थी। वो था महाराष्ट्र का मैटर था। तो महाराष्ट्र के वो कपल थे जो हस्बैंड वाइफ थे, वो वहाँ के थे और उनकी मतलब शादी को ज़्यादा टाइम नहीं होता और एक बहुत क्यूट सी बच्ची थी। फर्स्ट 1.5 ईयर ऑफ मैरिज ही बड़ी प्यारी डॉटर हो गई थी। और इतनी क्यूट डॉटर, एज मीडिएटर हमारे को ये कहा जाता है कि हम किसी से कनेक्ट ना करें, ऐसे ये नहीं कि बच्चा दिख गया तो लेके बैठ जाए, हमें भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। बट समा उनकी डॉटर बहुत ही अडोरेबल और अच्छी थी। और उनका जब मेरे पास आए तो दोनों वर्किंग थे
और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, इतने आ गए थे कि वो दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। बट समहाउ जब मीडिएशन के सेशंस करने शुरू करे तो वो धीरे धीरे ये मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, पर हर मीडिएटर अपने आप को ऐसा कंडक्ट करता है कि धीरे धीरे पार्टीज जो अंदर कमरे में भी इकट्ठे आना नहीं चाह रही, वो एक मीडिएटर के अच्छे व्यवहार से, जो एक बड़ा इम्पार्शियल व्यवहार होता है और इक्वल ट्रीटमेंट देता है, तो धीरे धीरे काम डाउन होके बैठने को तैयार होते हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत करने को तैयार होते हैं। पहले मीडिएटर से, पहले तो एक दूसरे से आंख भी नहीं मिलाते, घूर के देखते हैं, पर मीडिएटर एक ऐसा ले लेता है कि वो धीरे धीरे मीडिएटर पीछे हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये वाले जो मैटर है, जो 100% मेरे सामने आया था, ये आया था कि मैम हमें हर हालत में डिवोर्स चाहिए। मैंने सब कोशिशें, जितनी भी एक हमारे प्रोटोकॉल में होते हैं मीडिएशन के, मैंने सब कोशिशें करी, पर समहाउ पार्टीज शुरू में एडमेंट थी, पर धीरे धीरे पेशेंस, क्योंकि मीडिएटर को पेशेंस रखनी होती है। पार्टीज तो टूट ही रही हैं, पर अगर मीडिएटर भी टूट गया तो फिर मीडिएटर कैसे रिलेशनशिप को, और फोर्सिबली तो हम कर नहीं सकते। अगर किसी ने डिसीजन ले लिया कि अलग ही रहना, बट स्टिल हमें कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि उनको ज़रूर एक फ्लैशबैक में लेके जाया जाए और उससे उनका फ्यूचर दिखाया जाए कि क्या आप जो फ्यूचर डिवोर्स का सोच रहे हैं वो आप दोनों के लिए अच्छा, और आपकी एक बिटिया भी है, तो क्या वो डिवोर्स इस बिटिया का भी इंटरेस्ट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी है, हाँ बहुत छोटी, मतलब अगर देखा जाए कानून के हिसाब से भी तो माँ के पास ही जाती ना शुरू के 5 सालों में, पर अल्टीमेटली डिवोर्स माँ बाप का होना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, माँ बाप का नहीं होना चाहिए। कोशिश ये रहती है। तो उसमें ये हुआ कि धीरे धीरे बातचीत करके समहाउ एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जहाँ वो एक दूसरे से बात करने लगे। कहाँ उन्होंने शादी से पहले, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, कहाँ उन्होंने अच्छा वक्त बिताया, कैसे कैसे हस्बैंड को ये था कि मैम मेरे को हमेशा था कि जब भी मेरे बेबी हो तो डॉटर हो, तो जब इसने कंसीव करा तो मैं सिर्फ ये प्रे करता था कि चलो इसको तो नॉर्मल डिलीवरी जो, पर मेरे हो बिटिया, तुम जो जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला। तो धीरे धीरे उसमें जब गए तो फाइनली बहुत, मतलब वो मैटर, वैसे तो हमें 90 डेज दिया जाता है मीडिएशन का, पर वो वाला मैटर कोर्ट की परमिशन से, क्योंकि वो हाई कोर्ट में था, तो कोर्ट की परमिशन से वो ज़्यादा टाइम चला, पर अल्टीमेटली वो रीयूनियन पे हुआ और वो दोनों जाके एज अपना केस विड्रॉ करा कि वी विल गो बैक एज हस्बैंड वाइफ और हम अपनी बिटिया को देखेंगे। आप देखो कि जो बिल्कुल 100%, और अगर ये कोर्ट में चलता रहता तो डिवोर्स ऑन ग्राउंड जज साहब यही देखते कि हस्बैंड की सैलरी, वाइफ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बच्चे की नीड पे डिवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सब चीज़ें होनी थी। और मुझे याद क्यों ये रहता है अभी तक, क्या रहा कि जब जिस साल उनका दोनों का रीयूनियन और घर वापस गए, उसके कुछ ही महीने बाद अक्टूबर में करवा चौथ आया। तो हम लोग अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते, ना हम केस खत्म होने के बाद कोई कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं उन पार्टीज के साथ, हाँ, ना हम उनसे कोई फेवर ले सकते, ना कोई फाइनेंशियल कुछ ले सकते, कुछ नहीं। पर ये जो लेडी थी, इन्होंने मेरा नंबर कहीं से ले लिया और उन्होंने करवा चौथ पे ना अपनी मुझे एक सेल्फी भेजी, लाल साड़ी, मांग भरी हुई, बिंदी इतनी सुंदर, और लिखा मैम दिस इज बिकॉज ऑफ यू। आप देखो मेरे लिए वो अभी भी उसका वो चेहरा मतलब सामने आता है कि मेरे कितना बड़ा रिवॉर्ड था कि आज, है ना, कि आज वो लेडी करवा चौथ को सेलिब्रेट कर रही है और उसका मेरे को दे रही है रिवॉर्ड कि मैम दिस इज बिकॉज ऑफ यू। तो मेरे लिए इट वाज रियली वेरी डिलाइटफुल मोमेंट कि जैसे मीडिएटर के तौर पे कहते हैं ना कि आज मैं अपने आप में पूर्ण हुई हूँ एक मीडिएटर के तौर पे, वो अभी भी। बाद में उन्होंने एक बार अचीवमेंट सा फील हुआ ना कि किसी की गृहस्थी कि कहाँ से मैंने, क्योंकि वापस से ठीक कर दिया। मतलब अगर वो लड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ थोड़ी लड़ने का शुरू कर दूँ। तो हमारी ये जर्नी हमें एक सिखाती है कि हमें कितनी पेशेंस अगर हम रखें तो पार्टीज जो सोच के आती हैं उससे अलग भी सोच सकती हैं। उन्होंने बाद में भी अपनी बिटिया की कभी कोई बर्थडे 5th वगैरह किया तो उसकी फ़ोटो भेजी, बट मैं बड़ा एक ना उसमें 4 दीवारी में काम ये रखती हूँ कि भाई मैं कहीं पे भी कोई ये ना कह दे कि पुष्प गुप्ता ने उससे कांटेक्ट करा। तो मैंने बस एक फ्लावर उस फोटो पे, जैसे वो इमोजी वाला फ्लावर होता है ना वो वाला भेज दिया, बट अदरवाइज मैंने कुछ नहीं कनेक्ट। बट आई वॉज हैप्पी कि ये वो बच्ची है जो गोदी में आई थी, इसकी माँ ने करवा चौथ रखा और आज इसके 5th बर्थडे की फ़ोटो मुझे भेज रहे हैं। तो इससे क्या था, जब वो आया तो उससे, और जब मेरे पास अगला मैटर कोई मीडिएशन का आता है तो मेरे में और एनर्जी कि व्हाट बेस्ट आई कैन नेक्स्ट टू ब्रिंग रिलेशनशिप्स बैक।
सो एक पैशन बन गया। कहाँ तो मैं वकालत कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, वो पहला प्यार है, पर कहाँ इसमें एक प्यार और आ गया जिसने शायद ज़्यादा कुर्सी आगे की ले ली है और रिश्तों को संजोने की, रिश्तों की अहमियत और ज़्यादा पता चलने लगी है, और शायद ये समाज सेवा भी है। तो ये जब कन्वर्सेशन से मुझे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि छोटी सी मिस्टेक थी एक अंडरस्टैंडिंग की, तो आपने इतने सारे केसेस में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या नोट डाउन की कि क्या लगा कि ज्यादातर लोगों की ये कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से dispute हो देखिए, जाता है? कॉमन मिस्टेक हर केस अपना एक स्टोरी लेके आता है, पर अगर हम ये लेके चलें एक जनरल कैटेगरी रख रहे हैं कि यार हर में ये, अगर लड़की बोल रही है तो वो आज उसको बोलेंगे कि वो नारी शक्ति और झांसी की रानी अपने बारे बोल रही है। हर केस को एक अलग लेंस के साथ देखना पड़ेगा। पर अगर हम यही सोचें लड़कियों के इतना बोल रही हैं, ऐसे तेरा घर कहाँ चलेगा, इतनी जवान चलाती है, नहीं, वो जवान चलानी नहीं होती, कई बार अपनी बात को रखना। लोग कहते हैं ईगो भी पॉजिटिव वर्ड होता है, ईगो हमेशा माना जाता है नेगेटिव। ईगो में भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। क्यों लोग इसको ईगो को हमेशा लेते हैं? तो मुझे लगता है कि सिर्फ आज सुनने की और समझने की शक्ति कम हो रही है लोगों में, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, दो लोगों के बीच की दिक्कत ना दो लोगों की नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट का इंट्रूशन बहुत है। मेरी सहेली ने मेरे पति के बारे में क्या, चलो वो जाके मैं लगा रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे मेरी वाइफ के लिए क्या बोला, मैं वो कर रही हूँ। अपना इस्तेमाल नहीं हो रहा। जहाँ अपना इस्तेमाल होगा ना विज़ दैट रिलेशनशिप, शायद चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी। आप किसी और के चश्मे से रिश्ते को देखोगे तो वाकई में बता रही हूँ 100% कहीं ना कहीं दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। अपना चश्मा है, अपना नज़र है, उसी नज़रिए से देखो, किसी और के चश्मे से और नज़रिए से मत देखो रिश्तों। मतलब बेसिकली ईगो और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं, इसकी फिर वजह वही से बात आ जाती है कि हम ईगो को गलत क्यों मानते हैं, एक्सपेक्टेशंस को गलत क्यों मानते हैं। हमें ये वे दोनों करना सही वे पड़ेगा। में हो तो ठीक है, हाँ, अगर ये नेगेटिव वे में हो जाते हैं तो फिर वही डिस्प्यूट वाला पर इसको situation- सही कौन कहेगा, गलत कौन कहेगा, वहां पे बात आ जाती है ना। जब आप अपने नजरिए को ही सही समझेंगे और सामने वाले के नजरिए को ईगो और एक्सपेक्टेशन समझेंगे तो वहाँ दरार आएगी। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। स्टेपिंग, एक हमारे में वर्ड हम सेंटेंस यूज़ करते हैं कि दूसरे के जूते में खड़े होके देखो, एक बारी सामने से खड़े होके देखो कि आपको क्या वही महसूस हो रहा है, वही दिख रहा है, तो शायद आप देख पाओगे। और यही मीडिएटर करता है। कोर्ट रूम में जज साहब नहीं कहते वकील साहब आप इनके जूतों में खड़े होके देखो और फिर पता चलेगा केस। नो, वो तो केस सुनते हैं और कानून के हिसाब से जजमेंट दे देते हैं। पर मीडिएटर ये कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ आए हो तो इसका मतलब तुम दोनों समाधान ढूंढ रहे हो। तुम कोर्ट से हटके यहाँ आए हो तो दोनों की सहमति समाधान की तो है ना। अब समाधान ढूंढने के लिए पहले एक दूसरे को अपनी बात भी रखनी होगी और एक दूसरे की बात को सिर्फ सुनना नहीं होगा, समझना होगा। कोर्ट रूम में ना डेटें लगती है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मीडिएशन में डेट लगती है नेक्स्ट डेट ऑफ लिसनिंग, समझने के लिए, सुनने और समझने के लिए। जिंदगी को सुनना ही नहीं है। घर में बच्चा अगर दंगा कर रहा है या कोई बात कह रहा है माँ को, हाँ मैंने तुझे सुन लिया, पर उस सुनने में समझना कितना है, माँ ने उस बच्चे को कितना समझा बहुत ज़रूरी है। पर माँ समझेगी जब उसका पीछे से खाली हो, वो उसके 10 काम उसके अलग से और हैं, तो बच्चा सोचेगा मम्मी तो टाइम ही नहीं देती, और इतने में आ गया यार तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, तुझे कितना टाइम देती है। फिर वहीं से फिर अच्छा वो बाहर की फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो ईगो और एक्सपेक्टेशंस को पहली बात है गलत नहीं मानना चाहिए, उसको देखना चाहिए किस वक्त पे, किस लम्हे में, किस कारण उसको लिया गया है। पर हमेशा रबड़ कहते हैं खींचनी नहीं चाहिए ना, वो कब तक खींचनी है वो एक बहुत ज़रूरी है। किसकी कॉस्ट पे खींचनी है वो बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे मेरा हस्बैंड ज़रूरी है या मुझे मेरे प्रोफेशन ज़रूरी है, और मुझे इतना ज़रूरी है कि आई कैन डिवोर्स माई हस्बैंड बट आई कैन नॉट से नो टू माई बॉस कि मैं अगर 9 बजे शाम रात को घर आ रही हूँ ना। बैलेंस बनाने वाला, वो बैलेंस ज़रूरी है। या हस्बैंड को देखना है कि भाई अगर वाइफ भी काम कर रही है पर वाइफ घर आके किचन भी देखे, बच्चों की स्पोर्ट्स में क्लासेस को छोड़ना, ट्यूशन को देखना, सब चीज़ें वाइफ देखे, तो वाइफ देख तो लेगी पर कहीं ना कहीं फिर वो रबड़ टूटेगी। 50-50 होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो 50-50 भी, गाड़ी भी तो 2 पहियों पे चलती ये है ना, 50-50 एक पहिए पे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। नहीं, 50-50 भी बड़ा गलत ब्रैकेट है। वो तो फिर बिल्कुल आ जाएगा काटा
50 तुम्हारा पूरा हो नहीं किसी वक्त। अब आप देखिए कभी रात जी, वही के वक्त, मतलब है मेरा। हाँ अगर रात के वक्त कहीं इमरजेंसी आ जाती है, रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको लगता है चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे आउटसाइड इंडियन सोसाइटी हो, लेडी नहीं हम प्रेफर करेंगे कि एटलीस्ट मेरा घर भी नहीं प्रेफर करेगा गाड़ी लेके मैं जाऊं उसके लिए, मेरे ब्रदर या हमारे घर के कोई मेल मेंबर जाएंगे। तो उस टाइम 50-50 नहीं हुआ ना, तो हमारे को नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। और इस जा टाइम तो सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते लेटर? नहीं जा सकते हैं, पर कई बार वही है ना कि रात की सेफ्टी, जी, हम चले जाएंगे पर हमने क्यों, मेरे में क्या कमी है। पर अगर कमी नहीं है, सोच के लिए ही मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे हाँ। कि ऐसा भी लोग बोलते हैं ना कि क्यों नहीं जा सकते। नहीं पर सकते हैं। जा तो सकते हैं, पर आप ये देख लो आप किस मोहल्ले में रहते हो, किस सिटी में रहते हो और कितनी दूर जाना है, हाईवे पे जाना है, कहाँ जाना है। अगर आप इतने दबंग हो ठीक है जाओ भाई, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ भी वहीं से बनती है ना, सेफ्टी भी तो देखनी है। पर अगर आप कहो कि आपके भाई ने आपके हस्बैंड ने कहा आप मत जाओ इस टाइम सेफ्टी नहीं, रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, हम चले जाते, क्यों मैं नहीं जा सकती। अब बस ये हो गया ना, क्यों मैं नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कल को कुछ होगी गड़बड़ तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बुराई हो गई अगर इस टाइम भाई चला गया, हस्बैंड चला गया, पर अगर इसको ये क्या ना मैं क्यों नहीं जा सकती, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। साथ चले जाइए या फिर मैनेज कर मत ही जाइए, तो वो यही है ना कि मैं क्यों नहीं। इतने सारे केसेस को देखते वक्त आपको कभी लगा कि डाइवोर्स अगर किसी का हो गया, मीडिएशन के बाद भी नहीं बैठा, तो जनरली हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स के बाद रीमैरिज वेरी इजी फॉर मैन बट नॉट इजी फॉर अ फीमेल। आपको लगता है ऐसा, आप अग्री करती हैं? देखिए ये है, एक है ये परसेंटेज में प्रॉब्लम है, चाहे आज बहुत फ़र्क हो गया है। आज मैं देख रही हूँ कि री मैरिजेस भी आसानी से हो रही हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। पहले के टाइम में आपको याद होगा हमारे घर में मेट्रोज में तो हैं जो आप बोल रही हैं, पर अभी भी इंडिया जो है वो आधा हाँ अभी भी शहरों में ही है। जब वहीं का मेरे culture सामने follow हो रहा है। मैटर फैमिली डिस्प्यूट्स के आते हैं, मीडिएशन के आते हैं, तो आधे टाइम माँ बाप का यही कंसर्न होता है मैडम डिवोर्स हो जाएगा, दोनों बच्चे इसके पास दोनों बच्चे रहेंगे तो इसकी शादी करना मुश्किल होगा। लड़का तो हो गया फ्री, शादी हो जाएगी, तो के साथ बच्चे 2 बच्चे रहेंगे तभी भी हो जाएगी। हाँ अगर लड़के के साथ 2 बच्चे जाएंगे तो उसकी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। और फिर अगर कल को अगर वो आप री मैरिज कर रहे हैं किसी एक ऐसे के साथ जिसके उस पहली शादी से बच्चे हैं, तो हो गया। अगर आपको शादी करनी है, दोबारा करनी है और 2 बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और करना पड़ेगा, जी, उसको फिर कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाएगा। पर हाँ ये ज़रूर है कि आज की डेट में और पहले के वक्त में, हमारे वाले टाइम में या हमारे और 20 साल वाले टाइम में पहले होता था, हमारे इधर से मैं सुनती थी हमारी रिश्तेदारी में होते हैं बहुत सारे मेरी कज़न्स वगैरह की या फ्रेंड्स की फैमिली में प्रॉब्लम्स रही हैं मैरिज के बाद, तो यही सेंटेंस होता था बेटा और थोड़ा वक्त निकाल ले, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब पीछे हट जाएगा, परिवार चल जाएगा। और आज उन लोगों की ही 25th एनिवर्सरी बन रही है, पर वो चलाया गया। पर आज की डेट में जो इवन पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तू आ जा छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ बाप जब ये चीज़ बेटी को बोल रहे हैं ना, तो बेटियाँ वापस आ रही हैं और री मैरिज भी हो पा रही है। पर यस, री मैरिज फॉर मेन परसेंटेज थोड़ी आसान है, फॉर फीमेल अभी भी मुश्किल है। पर पिछले टाइम में और अब के टाइम में फ़र्क आ गया और वक्त बदल रहा है और बदलता ही रहेगा। आपके हिसाब से जितने भी हमारे इंडियन फीमेल्स हैं, बहुत लोग हैं उनमें से जो बिल्कुल अनअवेयर हैं लीगल राइट्स को लेकर, तो कौन से 3-4 मेन लीगल राइट्स हैं जिनके बारे में उन्हें डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए? देखिए लीगल राइट्स के बारे में डिपेंड करता है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, पर अपनी एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूर रखनी चाहिए। आप बिल्कुल अगर ये सोचें कि भाई मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है कि नहीं, वो थोड़ी एक प्रॉब्लम है। आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए और अपनी एक पहचान के लिए भी। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर अपने घर में ना, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है शायद आपको रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। पर अगर आप घर में कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली भी कर रहे हैं ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, मुझे लगता है। तो अपने ज़रूर बैंक अकाउंट ठीक रखें, अपनी सेविंग्स रखें,
आपकी अगर कोई ज्वेलरीज हैं तो उसका इंटैक्ट रखें। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं करा हो तो इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़रूर फ्रूट्स देंगी कुछ आने वाले टाइम में। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड्स में करें, कोई भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं उसमें करें, चाहे अपने प्रोफेशन से सेव करें, चाहे आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपनी कोई हॉबी परस्यू कर लें, या हस्बैंड आपके अर्निंग है तो ज़रूर उसमें से। अभी पीछे हमारी एक हाई कोर्ट की जजमेंट थी जहाँ पे कहा गया था, शायद सुप्रीम कोर्ट की थी, जहाँ कहा गया था कि हाउस वाइफ वर्ड बड़ा गलत है, हाउस मेकर कहा जाए, और उनका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 30,000 से कम तो महीने का होता ही नहीं, मतलब मिनिमम से मिनिमम। तो आप कहीं ना कहीं वो भी देखें, क्योंकि बहुत घर ऐसे हैं जहाँ मैंने देखा है कि भाई अगर आप हस्बैंड ऐसे होते हैं, सवेरे जाते वक्त आपको कह के जाते हैं ये 2,000, शाम को बात करते हैं। हस्बैंड शाम को आके उन 2,000 का भी आपसे हिसाब लेते हैं, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ये बात होती है, एक बीवी के तौर पे, एक माँ के तौर और बहुत सारी फीमेल्स को तो मांगने भी पड़ते हैं, मांगने भी दे पड़ते हैं, दीजिए, दे दीजिए, आपके जाना है, हिसाब या करना है, मैंने कुछ वेबसाइट कैब पे के ऑर्डर पैसे दे करा दीजिएगा, है, ये लोग तो पेटीएम मंथली में पे करते हैं। हाँ। तो ये वाली तो देखिए वक्त बदलना ही पड़ेगा। जो हाउस वाइफ है वो हाउस वाइफ वर्ड हटेगा, वो होम मेकर है, उनको वो तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब उनको पार्लर जाना है, जी आज दे देना जरा पास, ये सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। ये मैं बदलाव एक सोसाइटी में चाहती हूँ कि जहाँ जो घर में हमारी बहनें हैं या हमारी कज़न्स हैं या फ्रेंड्स हैं, देखिए हम तो प्रोफेशनल हैं, तो हम टचवुड, जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, जब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फादर ने कभी ये चीज़ नहीं तो रखी। ये एक फीमेल के लीगल राइट में आता है, ये लीगल राइट हस्बैंड तो नहीं दे रहे हैं मंथली कुछ मनी या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो उनको चाहिए उनके नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए, और वो नहीं मिल रहा है, तो कैन देखिए ये लीगल, हमारे यहाँ करेंगे कोई केस फाइल इस चीज हाँ नहीं, इसको अगर हम लीगल राइट में ले जाएंगे तो इसका मतलब आप अपने घर की दहलीज को क्रॉस करते हो, अपने ग्रीवियंस को आप कोर्ट में ले जा रहे हो। अब आपको ये देखना है क्या आपकी बर्दाश्त इतनी आप में सक्षम, आप इतने हो नहीं रहे कि आप अपनी बात अपने हस्बैंड तक रख सको। और अगर आपने हस्बैंड तक रखी है या आपके परिवार ने रखी है, उसके बाद भी उस इंसान में चेंज नहीं आ रहा, तो फिर सही बात है, फिर टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड जस्ट गो एंड क्लेम योर लीगल राइट। वो आपको देखने की लाइन कहाँ तक है। और हस्बैंड अगर आपको ऐसे बरी खाता मुनीम जी वाला लेके चले, तो ऐसे हस्बैंड को तो फिर बातचीत करके ही या तो नमस्ते करो या जो भी है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो। मैं क्लियर मैसेज आप लोगों को दे रही हूँ कि प्लीज़, अगर आज अपने घर में आपने ऐसा रूटीन बना रखा है कि आपके हस्बैंड आपको पैसा सुबह दे के जाते हैं और शाम को आपसे हिसाब पूछते हैं कि आपने आज सब्जी कितने की ली, दवाई कितने किया, या पार्लर और इतना क्यों लग गया, तो प्लीज़ इस रूटीन को आपने अगर बर्दाश्त करा है तो अपनी बेटियों को ये आदत मत डालें। अब वक्त बदल गया ना, मैं ये कहती कि इसके लिए आप आवाज़ तेज करें। देखिए बात रखने में ना शब्दों का चयन और शब्द कैसे रखे गए हैं, किस टोन में, किस पेस में रखे गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी आप महसूस करके देखो कि यही बात अगर आपके हस्बैंड के साथ है, अगर पीछे से माने का आ जाती तो अपने हस्बैंड से लड़ लेना और कहना मैं जी ऐसे आपको नहीं करूँगी, लड़ाई होगी ना स्वाभाविक। पर उसी बात को जब हस्बैंड ने खाना खा लिया, सूप ले लिया, चाय ले लिया, आप कह सकते हैं कि जी मुझे ये अच्छा नहीं लगता हर रोज़ कि आप बच्चों के सामने आप मुझसे हिसाब लेते हैं। क्या आपको विश्वास नहीं है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कहें कि मैंने क्या किया। आप देके जाएं, और विश्वास, हमें जब तक विश्वास नहीं होगा तो रिश्ता कैसे चलेगा। शब्दों का चयन, टोन, पेस बदल गई ना, वो बहुत ज़रूरी है। अपने में आप महसूस, आज जो मुझे अगर सुन रहे हैं और सुचिता आप भी, आज शाम को ही आप महसूस करिएगा, आप देखिएगा कि आप शब्द, वही शब्द, कहते हैं कि शब्द ही घाव देते हैं और शब्द ही मरहम लगाते हैं। तो आप प्लीज़ उस बात को देखें कि कैसे रख सकते हैं। मैं, और ये चीज़ मुझे लिटिगेशन ने नहीं, लॉ ने नहीं बताई थी। लॉ में तो अटैक ही कर रही थी मैं, जो लड़ रही थी आर्ग्यूमेंट। मीडिएशन ने मुझे बता दिया कि बात रखने का तरीका और सलीका बदल दोगे तो बातचीत भी शुरू हो जाएगी, समाधान भी निकलेगा। हर बार खंजर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं। तो याद रखें कि मरहम लगाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, हाँ। घाव देने वाले नहीं।
तो ये तो थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कि एक लीगल राइट के तौर पे भी है एक फीमेल के पास कि वो मांग सकती हैं अपना राइट के तौर पे पैसे अपने हस्बैंड से, वैसे भी और ऐसे भी है। पर एनी अदर कुछ स्पेसिफिक राइट जो उनको मालूम होना चाहिए, जो नॉर्मल एक अवेयरनेस के तौर पे लोगों को नहीं पता होता है? देखिए यही होता है कि भाई हम लोग फिर वही बात आ जाती है कि हम जिस सोसाइटी में हम पलते हैं, हम कभी भी अपने हकों के लिए नहीं वहाँ पे रहते हैं। हक की ज़रूरत वहीं पड़ती है जब आपको घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपकी शादी हो गया, आप मायके जा रहे हो, आपको आपके माँ बाप प्यार दे रहे हैं, भाई भाभी नहीं दे रहे। कल को किसी कारण अगर आपके माँ बाप नहीं रहते हैं, हाँ? जी। एक वक्त ऐसा आता है आप पलट के मायके जाते हो, मायके में आपको फिर भाई भाभी या आपके भतीजे या भतीजे आपको प्यार नहीं दे रहे, और फिर जो फादर ने एम्पायर बनाई है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ एक आ जाता है बेटी का राइट होता है हाँ, पिता की तो प्रॉपर्टी फिर में। पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का राइट होता है। पर वो बेटी उस राइट को जब ही मांगेगी, दो कारण, एक तो या तो पीछे से खुद ससुराल में सक्षम नहीं है फाइनेंशियली, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मेरे तो हस्बैंड कमाते नहीं, ना मेरे ससुर ने इतना दिया, और यहाँ मेरे भाई भाभी मेरे फादर की प्रॉपर्टी पे मज़े कर रहे हैं और मुझे भी इज्जत नहीं दे रहे। तो वकील साहब की जाएगी, क्योंकि उसको कानून के हिसाब से आज की डेट में बेटा और बेटी बाय बर्थ इक्वल पार्टनर होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, इवन फादर या मदर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटा बेटियों के बराबर हक हैं। जी। पर वो हक लेने की ज़रूरत किस सर्कमस्टांसेस में पड़ती है, ये भी कोर्ट देखता है, ये भी जरूरत है या नहीं है? नहीं, ज़रूरत नहीं, तुम्हारा हिस्सा। इमोशनल डिसीजन हो गया ना कि हाँ। मैं अगर जरूरत है तो मैं लूं, अदरवाइज उसका राइट तो पूरा है, राइट है, पूरा इंटैक्ट है। पर बहुत कम घर हैं, बहुत कम घर हैं आज की डेट में। अगर आप, मैंने 32 इयर्स की जर्नी में मैंने भाई और बहन के बीच में पार्टीशन का शायद ही एक दो केस देखा, ज़्यादातर ब्रदर्स के बीच में या बेटे और माँ बाप के बीच में देखा है। ओके। अभी भी इंडियन सोसाइटी में बहनों और भाई का जो रिश्ता है ना, वो सूट फॉर पार्टीशन में बहुत कम है। होंगे मेरे और जो कोलीग्स हैं जो लॉ में हैं, उन्होंने देख रखे होंगे, पर मैं देखती हूँ कि वो आप अपना हक जब भी क्लेम करते हो कानून के हिसाब से, आपके दादा की प्रॉपर्टी पे, आपके फादर की प्रॉपर्टी पे आपका उतना ही बाय बर्थ हक है जितने आपका भाई का है। तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। चाहे फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और अगर कोई विल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका बराबर का क्लेम हक कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हैं। हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे आपका हक होता है, हस्बैंड के घर पे हो या फिर कुछ ज्वेलरी या एसेट्स हो, हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो, हस्बैंड का बिजनेस हो, हस्बैंड की कोई भी जो अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपका उस पर भी राइट है। पर वही बात है कि ये राइट आप कब क्लेम करते हैं, वो क्या कारण देखना होता है कि किस कारण हुआ है। हक तो है आपका, तो ये जान के रखिए हक है आपका, ये नहीं है कि आप बिना हक के हो। हक है आपका, उससे बिल्कुल आप इम्यून नहीं है, आपका पूरा हक। मैंने पढ़ा कि फीमेल्स को जो है फ्री लीगल एड भी मिल जाती है, तो वो कैसे ले सकते हैं? वरना तो किसी कहीं भी जाकर सबसे पहले कोई भी लॉयर फीस ही बोलेगा। हाँ। तो ये फ्री लीगल एड कैसे वो प्रोवाइड कर सकते हैं? इस वजह से जाते नहीं बहुत सारे ऐसे भी फैमिलीज को बिलोंग करते फीमेल जिनके पास नहीं है फीस देने के लिए, लेकिन अब उन ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहां उनको केस करना जरूरी है अपने राइट्स को पाने के लिए। तो फिर ये फ्री लीगल, तो हमारा ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक एक्ट है जिसके अंडर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक पैनल है जहाँ पे फ्री लीगल एड के काउंसिल्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पैनल होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे लीगल एड के लॉयर्स होते हैं, और वो आपको, अगर आप विमेन हैं तो मिल जाता है। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कई बार मैसिव डिज़ास्टर हुआ है, SC ST वाले हैं, किसी की इनकम 3 लाख से कम है कोई भी उसकी, या सीनियर सिटीजन की 4 लाख से कम है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, या कोई साइकेट्रिक किसी को प्रॉब्लम है वो थ्रू किसी और गार्जियन के, तो ये कानून ने आपको हर कोर्ट में, अभी नहीं कब से आपको ये प्राविधान दिया हुआ है। और बहुत अच्छा काम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल लॉयर्स हैं आपको जो फ्री लीगल एड देते हैं, इन द सेंस कि आपको फ्री लॉयर प्रोवाइड करते हैं जो आपको रिप्रेजेंट कोर्ट में करते हैं। तो वो नेचुरली, ये देखिए एक ज़रूर फ़र्क है कि एक लीगल एड के काउंसिल में वो भी अपनी काबिलियत के हिसाब से कर रहे हैं, पर एक पेड काउंसिल और एक सीनियर के में फ़र्क पड़ जाता है। पर आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे कोर्ट्स में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक अच्छी क्वालिटी के लॉयर्स को पैनल पे लिया जा रहा है, और जो सक्षम है अपने क्लाइंट्स के केस को रिप्रेजेंट करने में। तो कोई भी लेडी कहीं
कहीं से भी मुझे सुन रही हो तो आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में, आपकी हर स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी कोर्ट में आप जाएं, वहाँ पे फ्री लीगल एड काउंसिल के पैनल लॉयर्स आपको मिलते हैं। तो आप अगर ये सोचे कि मैं कोर्ट जाऊंगी तो वकील करना पड़ेगा और मेरे पास वकील के पैसे नहीं है, तो वो सुविधा आपको सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने भी और स्टेट सरकार ने भी हर कोर्ट में दे रखी है। तो आप उससे बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत होइएगा। और कभी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपको कभी ज़रूरत हो लीगल एडवाइस की तो मैम के थ्रू आप मेरे पास आए, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगी। बिल्कुल, हम मैम का जो प्रोफेशनल आईडी है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पोस्ट करेंगे, तो आप मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की लीगल एडवाइस को लेने के लिए। और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डेप्थ में बढ़ गया है कि हर जगह हर तरह से आपकी लाइफ में एंटर्ड है, तो उस पर ये हैरेसमेंट वाले केसेस बहुत होते हैं। और किसी फीमेल या मेल भी उन किसी तरह की इस तरह की हैरेसमेंट से गुजर रहे हो, तो पहला स्टेप क्या हो, कैसे उस चीज़ पे केस फाइल कर सकते हैं या पैर को सेव कर सकते हैं? हाँ, पहला स्टेप है कि वो करेज को असेंबल करना कि हाँ अब वो लम्हा आ चुका है कि जहाँ ये बर्दाश्त से बाहर है। पहले तो आपने इग्नोर करा। बहुत हम लोग होता है कि सोशल टैबू है ना ये सब चीज़ें। अगर कोई हमें गलत ईमेल्स भेज रहा है, गलत पिक्चर भेज रहा है, मैसेजेस भेज रहा है या हमारी स्टॉकिंग कर रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ बार बार ही रास्ता काट रहा है, तो आपने कई बार ही बहुत बर्दाश्त करा, आपने अपने परिवार को भी बोला, सब करा। चाहे वर्क प्लेस बर्दाश्त ही करते हो कि ठीक है इग्नोर करो या आपने टाइटली कह दिया, पर एक स्टेज आई जहाँ ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी वो इंसान इन चीज़ों को कर रहा है। तो प्लीज़ आप एक करेज लें। आज की डेट में वर्क प्लेस हर जगह, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे इंटरनल कमेटी बनी हुई है, जिसमें कमेटी में लेडी मेंबर्स बैठती हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और जो भी मेंबर्स होते हैं लेडी मेंबर्स होते हैं, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी से आपकी उस कंप्लेंट को लेंगी वर्क प्लेस में। और इवन अगर आप वर्क प्लेस में नहीं है, अगर आपके घर में कोई काम वाली है या आप खुद भी कहीं जाते हैं, तो आप इस चीज़ को बाहर एक कंप्लेंट के तौर पे पुलिस स्टेशन में भी फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे लोग इजीली अगर नहीं जाना चाहे पुलिस स्टेशन, देखो वो है, पर वो एक आसान नहीं है, वो एक आसान नहीं होता। अगर जैसे अगर पढ़ी लिखी महिलाएं, आजकल तो मोबाइल वगैरह सबको यूज़ करने आया है, पर अगर पढ़ी लिखी महिलाएं तो हर पुलिस, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ज़रूर उस पर क्लिक, एक कॉलम होता है जहाँ पे आप बेसिक ये डाल दें कि मुझे ये वाली इससे प्रॉब्लम है, आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लें। वो हो सकता है। नहीं तो आप किसी के थ्रू भी लिखवा सकते हैं। अगर आपके फादर, ब्रदर, आपका कज़न ब्रदर, आपका भाई, कोई भी आप नहीं जा सकते तो आपके बिहाफ पे वो भी जाके लोकल पुलिस स्टेशन में उस इंसान के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। पर प्रोवाइडेड आप सारी कोई फ़ोटोग्राफ, आपका रास्ता उसने काटा या आपको ईमेल्स उसने भेजी या व्हाट्सएप पे मैसेज करा, सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट डाला या आपके फ्रेंड को या कुलीग को किसी को कुछ डाला, आपके प्रोफेशन में आप मॉब करके कर दिया, हाँ, और आपको प्रोफेशन में जहाँ आप जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हो वहाँ पे आपके काम में हमेशा कुछ ना कुछ गलत आपके बारे में लिखा जा रहा है, ये सब चीज़ों को आप कलेक्ट कर लें एविडेंस को, जिससे ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसके बेसिस पे प्रमा फसाई केस बनेगा और फिर आगे कानून अपनी प्रक्रिया से करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ये चीज़ को झेल रहे हैं। आप अपने काम में झेल रहे हैं, किसी के घर में झेल रहे हैं, या आप जैसे सपोजिंगली आज मैं इस बिल्डिंग में आई हूँ जी, तो अगर यहाँ बिल्डिंग में अगर कोई बदतमीजी यहाँ मेरे साथ करता है तो मेरे पास भी वही चीज़ स्टैंडर्ड अवेलेबल है कंप्लेंट का, चाहे वर्क प्लेस हो, क्योंकि मैं यहाँ अगर आई हूँ तो इस बिल्डिंग का जो जो एम्प्लॉई है वो यहाँ के एम्प्लॉयर को जवाबदेही है। तो मैं कंप्लेंट इनके एम्प्लॉयर को भी डाल सकती हूँ और मैं लोकल पुलिस स्टेशन में भी डाल सकती हूँ कि मेरे साथ ये बदतमीजी। पर वही है कि आप पहले तो खुद हैंडल करें। इग्नोर कर रहे हैं वो भी एक हैंडल है, कई बार इग्नोरेंस भी, पर इग्नोर को सामने वाला वीकनेस ना समझें। अगर सामने वाला वीकनेस समझ रहा है तो और आप टाइट हो जाएं। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा तो करेज लेके अब आओ कि भाई साहब चलो, कोई कमी नहीं, आइए मिलते हैं। अब वक्त बदल चुका है, दबंग हो जाओ, निकलो और आपके साथ एग्जाम्पल सेट होता है 10 और लोगों के लिए। करेक्ट, आप एक रोल मॉडल हो, क्योंकि आप रोल मॉडल के तौर पे 10 लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन घर में कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर या आई एम प्राउड ऑफ माई कुलीग कि वो बाहर निकली और आज कंप्लेंट करी है। तो वक्त बदल गया, आराम से बेफिक्र होके काम करो, अपनी तरफ से पहला कोई स्टेप गलत मत करो, पर सामने वाले का पहला स्टेप भी कोई गलत होता है
तो उसको वहाँ फुल स्टॉप लगाना ये आपके हाथ में है कि आपने उसका फुल स्टॉप कैसे लगाना है। भगवान ने आपको दे रखा है, तो डोंट वरी, मैं तो ऐसी दबंग हूँ। फिल्मों में भी जैसे हम देखते हैं कि कोई फीमेल जा रही है और लॉ मतलब एफआईआर दर्ज कर रही है पर नहीं लिखी जा रही है। अगर ऐसा रियल लाइफ में किसी के साथ इंसिडेंट हो रहा हो तो वो फीमेल क्या करे? एफआईआर लिखने से नहीं मना तो कर दे उनके अगर नहीं, अगर वो नहीं करे तो कमिश्नर और पुलिस को लिखे, नहीं लिख रहे तो आप अपने लोकल एमएलए के पास जाओ, आवाज को बंद मत करो। उनके लीगल राइट्स क्या है अगर कोई एफआईआर ना लिखे तो? हाँ, तो आप अगर वो नहीं लिखे तो आप फिर कोर्ट में जाओ। वैसे तो आप कमिश्नर को भी लिख सकते हो, अगर नहीं हो रहा तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हो कि ये एक FIR नहीं ऑफेंस लिखी गई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है और मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो इनको डायरेक्शन दी जाए। तो आप वकील करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। तो बस सिर्फ यही है कि आप कब तक चल रहे हो, आपके कदम और आपकी आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको सही मायने में अपनी जो आपकी ग्रीवियंस है उसको एड्रेस करना है। अगर आप थक गए तो फिर तो वक्त तो बहुत थका पड़ा है, फिर आपको नहीं थकना। आपके पास कभी कोई ऐसे, जो अभी इतने सारे केसेस हम सुनते हैं, रेप केसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस हैं, मतलब आईएएस हर गली शहर, और जैसा कि एक फिल्म में भी मैंने देखा कि हर 8 मिनट के अंदर एक नया केस होता है, तो कोई केस आपके पास कभी ऐसा आया? नहीं, देखिए हमारे पास तो आए दिन कोई ना कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो कोई भी लॉयर ऐसा नहीं होगा जिसके पास सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं आया हो। और वही कह रही हूँ ना कि आज की डेट में जब हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं, आप मानेंगे वो इतनी फिनिश के साथ, इतनी परफेक्शन के साथ अपनी फाइल बना के लेके आई होती हैं। मैडम ये सब है, मुझे इंसाफ चाहिए। आप इसके कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा है ना, वो जहाँ आप कहेंगे मैं आऊँगी। अगर आप मेरे को, मेरे परिवार को भी कहना है, गवाह बनाना है, वो आएंगे, पर मैं उसकी इस बदतमीज़ी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको देना है। तो हमें इतना अच्छा लगता है कि पहले तो ढका ढकी में ही रह जाते थे, क्या होगा कल को तेरा नाम बदनाम होगा, मत कर, इसका तो कुछ नहीं होगा, तेरा होगा। पर आजकल जब वो लड़कियां आती हैं चैम्बर में, उनकी फाइल पूरे रिकॉर्ड के साथ आती है। सीरियसली? और हमारे हैट्स ऑफ टू आवर जजेस, ब्रिलियंट। मतलब मैं बता रही हूँ, आज की डेट में पहली डेट पे ही आपको ऐसा रिलीफ मिलता है। कोर्ट पहली डेट पे ही, देखिए क्रिमिनल कंप्लेंट में पहली डेट पे तो कोई आया नहीं होता, बट इवन अदरवाइज एक मैसेज जाता है कि वी आर विद यू। और जब वो स्ट्रेंथ लॉयर से नहीं, जज से भी मिलती है, तो अपलिफ्टमेंट मिलता है और कहीं ना कहीं कानून में विश्वास होता है। अब ऐसे केसेस में आप मध्यस्थता सोचो, नहीं, यहाँ तो कानून ही आपके उसमें आएगा, तो यहाँ जस्टिस जज साहब भी दिलाएंगे। तो आज की जो डेट में जो जजेस हैं, मैं तो फ़ैन हूँ। कुछ हमारे ऐसे जजेस हैं जो वाकई में हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं कि हम एक बारी जेन्युइन एफर्ट करें कोर्ट में, तो कोर्ट हमारे साथ है। कोर्ट को भी पता है कि लॉयर जेन्युइन है, इसका केस जेन्युइन है, या सिर्फ ये ऐसे एक जरिया है। इस टाइप के जो केसेस रहते हैं उसके अंदर कई बार जुवेनाइल भी होता है। हाँ। निर्भया का केस ले लीजिए, उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हुए, तो उसमें कई बार जस्ट बिकॉज वो जुवेनाइल है उसकी वजह से उनको सुधार गृह में भेज देते हैं, या कई बार उनके उस ऑफेंस को कंसिडर उस तरह से नहीं किया जाता जैसे कि किया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने जितना मर्जी उसको ब्रूटली किया हो। तो आप उससे कितनी सहमत हैं कि उनको वाकई में प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या फिर वो सुधार गृह उनमें वाकई कोई सुधार ला पाता? इसको एक हम जनरल कैटेगरी में नहीं रख सकते, देखनी पड़ती है कि उम्र, ये ज़रूर है कि 16-18 साल के बीच में सब चीज़ देखी जाती है कि भाई आपने इतना बड़ा क्राइम कर कैसे दिया निर्भया वाले में, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, बहुत। उसके बाद तो फिर सब केस ही निर्भया जैसे, उससे भी हीनियस क्राइम हुआ है, फिर भी उनको बिकॉज ऑफ जस्ट देयर जुवेनाइल तो वो वैसे कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। वो ऐसा क्राइम कर रहे हैं तो मतलब they are already adults. They are already adults. They are just a aware. number for them. Yes. तो जस्ट बिकॉज उनकी एज उस कैटेगरी में है तो बहुत हमें भी इरिटेशन होती है। पर वही कहते हैं ना कि कानून, आप देखो आए दिन न्यूज़ में कितनी सारी न्यूज़ आज की डेट में सब चल रही हैं, पर हर कोई ये कहता है कि कानून की प्रक्रिया से मिलेगा ना इंसाफ। तो कानून का प्रोसीजर तो झेलना ही पड़ता है जो कानून में लिखा हुआ है। ज़रूर उनको मॉरली कहीं ना कहीं हम पनिशमेंट देना चाहते हैं कि चौराहे पे खड़े करके ऐसे इंसान को तो शूट कर देना चाहिए, पर कानून का दायरा जो लिखा हुआ है ना हमारा, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है और अब तक अमेंडमेंट्स आई हैं, अब जैसे नए हमारे 3 क्रिमिनल कानून जो है अमेंडमेंट हुई हैं, उनमें बहुत सारी हुई हैं,
पर ये फैक्ट है जुवेनाइल वाले केस में एक ये प्रॉब्लम है, हर केस में देखना पड़ता है कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आया। वो बच्चा तो रहा ही नहीं जो उसकी हरकत है, इसका मतलब उसको इस चीज़ का पता था। तो उसका जो रिफॉर्म भी वहाँ एज गुड एज ना, वो रिफॉर्म ये नहीं कि उसको बैठ के थाली में परोस के उसको रिफॉर्म कर रहे हैं। वो रिफॉर्म वो वाला रिफॉर्म नहीं होता कि बेटा तूने क्या कर दिया। वो रिफॉर्म बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे एज गुड एज पनिशमेंट वाला होता है। और जब वो वहाँ पे होता है तो उसके वो बचपन के वो जो साल वो सारे वहाँ पे खराब ही हो रहे हैं। और जब वो बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसको वो इज्जत वो मिलेगी नहीं जो इज्जत उसको मिल सकती थी। तो उसके लिए पनिशमेंट तो बाद में शुरू होगी। अगर एक बच्चे ने इतनी गंदी हरकत कर दी जो एक एडल्ट भी नहीं कर सकता, अगर वो थोड़े टाइम बाद छूट के भी आ जाएगा तो उसको इज्जत वो नहीं मिलेगी। और मुझे क्या, हम सबको, आप हों, हमारे कैमरामैन भैया हों, हम हर किसी को बहुत इरिटेशन होती है जब हम देखते हैं कि कहने को आप 16, 17, 18 साल के हो पर आपने जो एक हरकत करी है शायद एक वो एडल्ट भी नहीं करेगा। तो काहे के तुम बच्चे हो, काहे का तुम्हारे को सुधार घर में भेजा जाए। पर कानून ही है जो आपकी रेस्क्यू पे आता है। वो एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बट जो रिफॉर्मर्स बैठे हुए हैं जो उनको बता रहे हैं, सोशल होम्स में जाके उनको बताते हैं, वो भी उनका रिफॉर्मेशन एक डिफरेंट लेवल पे करते हैं। पर सामने वाले की तो ज़िंदगी ख़राब हो ही जाती है जो वो हरकत करते हैं। तो इसका दुख तो देखिए शब्दों में नहीं बयान कर सकते। हाँ, मैं एक लॉयर हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे यहाँ कानून के दायरे बड़े पिंच करते हैं। आपको लगता है कि कुछ इस तरह के केसेस के लिए स्ट्रिक्ट और रूल्स बनने चाहिए जो कि इंडिया में है नहीं, इसीलिए बहुत आसानी से आजकल तो ये कर दिया है कि बस ठीक है कुछ ऐसा हुआ तो उसको मार ही दो, अगर बंदा खत्म जिंदगी खत्म तो आधे सबूत ही खत्म। तो नहीं, इस पर कुछ देखिए, वो एक रूल्स strict लॉज rules होने तो- चाहिए जो है नहीं इंडिया में नहीं, अदर कंट्रीज के मुकाबले। नहीं, अदर कंट्रीज में भी ये नहीं कि अगर आपने ये कर दिया तो वहाँ पे आपको शूट आउट चौराहे पे कर देंगे। वहाँ पे भी लॉ, किसी भी कंट्री में अगर किसी भी चाइल्ड ने ऐसा करा है तो उसको भी ये नहीं चाइल्ड एडल्ट वाले केस में नेचुरली एडल्ट वाले में है। चाइल्ड का तो डेफिनेटली एक बार एडल्ट वाले केस में भी अगर आप लें तो हमारे यहाँ भी कानून में बहुत सुधार आ चुका है। और कानून सिर्फ हमारा पार्लियामेंट में नहीं सुधार आया है, पर हमारे जजेस ने कानून को बहुत अच्छी डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन दी है। तो आज की डेट में अगर जो कानून का दायरा हम कहते हैं ना थोड़ा लिमिटेड है, पर जजेस ने उसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस के साथ रियल जस्टिस के साथ उसमें बहुत बहुत अच्छी ऐसी जजमेंट्स दी हैं जो पब्लिक को खुश भी करते कि हाँ यही चाहिए था, इसके लिए यही चाहिए था। पर अगर आप कहें कि भाई किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर करा है और उसको इमीडिएटली बस आप उसका एनकाउंटर कर दें, आप उसको मार दें, ये वाला वक्त तो लाना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसे में गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप भी वो करेंगे तो अल्टीमेटली फिर भी आप भी तो कानून के अंडर नहीं कर रहे हो कोई चीज़। आपने अगर एक ने गोली मारी है तो आप भी जाके मार दोगे तो फिर आप अरेस्ट हो जाओगे, आपकी बेल नहीं होगी, आपका घर बर्बाद होगा। इसलिए कानून को हम तो अपने हाथ में नहीं लेंगे। कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन उनके लिए ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज हो कि थोड़ा तो टेरर है। हाँ, अभी टेरर है ही नहीं। वो जब होगा जब हमारी कंट्री में जजेस की वैकेंसीज जो है ना वो भरी जाएंगी। जजेस की वैकेंसी भरी जाएंगी तो जो केस एक जनरेशन या अगला जनरेशन का लॉयर करता है, तो इसलिए विश्वास लोगों को उठता है कि जो इंसान ने 15 साल पहले किसी के साथ गंदी हरकत करी थी वो आराम से बेल पे छूट रहा है और मैं ये चल रहा है। हाँ, वो केस चल रहा है। तो जब जजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो वर्कलोड कम हो जाएगा और जो केस 6 साल 10 साल चलता है वो कहीं ना कहीं 2-3 साल में जल्दी तो होगा। और हीनियस क्राइम की कोर्ट्स अलग हो जाए जिससे 6, 7, 8 महीने 9 महीने में केस का पूरा ट्रायल फिनिश हो जाए। अभी मान लीजिए जैसे दिल्ली जैसी सिटी कोई हम ले लें, अपनी कैपिटल सिटी इंडिया की, उसमें कितने जजेस होंगे? यहाँ अभी बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज है। मतलब आप ये मान के चलें कि अगर हम बोलें कि 10 लोगों पे मतलब 40 लोगों के ऊपर शायद एक जज होगा, परसेंटेज इतनी कम है। तो जजेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे केस की अगर मल्टीप्लाई करो, एक केस की 10 हियरिंग्स भी, हमारे पीछे रिसर्च आई थी कि आज की डेट में पेंडिंग केसेस को अगर हम लेके चलें आने कितने वक्त में होंगे, 300 साल लग जाएंगे पेंडिंग केसेस को खत्म करने। 300 साल। और अगर आप पेंडिंग का कह रहे हो तो इस 300 साल में और नया कितना आएगा। तो इसलिए मीडिएशन ने आज वो स्केल ले लिया है कि जहाँ लोग कोर्ट ना जाके मीडिएशन में बैठ रहे हैं, कि मीडिएशन वही केस नहीं ख़त्म करता, मीडिएशन आने वाले 4 केसों को भी ख़त्म करता है। तो ये सबसे बड़ा मैं कहती हूँ कि एक दवाई है
मेडिकेशन है मीडिएशन जो आप कर रहे हैं। हाँ, जो आज की कैसा डेट है? में एक केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल, हर कोर्ट रूम में एक केमिस्ट शॉप खुल जाए जहाँ पे उस केमिस्ट शॉप का नाम हो मीडिएशन सेंटर, और वहाँ पे जाके इस चीज़ को लिया जाए और तो कोर्ट रूम जाना ही नहीं पड़ेगा। हर मोहल्ले में हर जगह मीडिएशन सेंटर खुलना चाहिए। हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट केस आपको लगता है कि आपको फाइल करना है, तो उससे पहले आप इस मीडिएशन प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं और इस दवाई को लेकर मर्ज को बिल्कुल। थोड़ा जल्दी काबू में बिल्कुल। ला सकता है। बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल होता है बट इमोशनली और फाइनेंशियली भी होता है। इस पर लॉ क्या कहता है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा लड़कियां इस चीज़ को ले रही हैं और इस चीज़ का असर भी बहुत हो रहा है, क्योंकि पहले फिजिकल अब्यूज़ तो सबसे गंदा अब्यूज़ होता है। जी, मुझे लगता है अगर हाँ, इमोशनल फाइनेंशियल से भी गंदा अब्यूज़ फिजिकल है। एक माँ बाप को भी नहीं हक होता कि वो बच्चे को मारे, तो एक इंसान जो पति के रूप में एक सिर्फ शादी के जरिए आया है, वो उसको हक कैसे हो जाएगा? तो वो सबसे बड़ा अब्यूज़ है। वो आपको यहाँ जाके लगता है, और इस चीज़ को पहले बहुत औरतें बर्दाश्त कर लेती थी, पर आज की डेट में वो पहला टच ही, सीधा मैं बता रही हूँ कि वो लड़की या तो घर छोड़ के आ जाती है, या वो लड़की कहती है मुझे इस इंसान से डिवोर्स चाहिए, सब कनेक्शन वो तोड़ देती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में पूरी सिक्योरिटी, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है अगर आपने केस फाइल कर लिया। पर बात वही आ जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा है, उसमें प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्शन है कि आपके ऊपर कोई अब अब्यूज़ नहीं करेगा, और आपको मेंटेनेंस भी मिल जाती है। जो आपको फाइनेंशियल अब्यूज़ करा है, आपको सिक्योरिटी कोर्ट तय कर देगी, पर वो कब तय करेगी? 6, 7, 8, 9 महीने की डेटों के बाद। जिसका हाथ उठना था, हाथ उठ गया, आपने उसको थप्पड़ मार के, अगर कुछ तो लड़कियां आज की डेट में वापसी कह देती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अभी पीछे कोई मेरी कज़न सिस्टर ने अपनी बेटी के बारे में मुझसे शेयर करा कि भाई उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ उठाया है, पर उसके साथ उसने जब मुझे फ़ोन पे बोला, उसने बोला पुष्प मैं खुश हूँ, फलां ने उसने भी उसको दे के मारा। मेरे को बहुत खुशी हुई। आज वो वक्त आ गया है कि लड़कियां चाहे कितनी फिजिकली वेट में कम है या उनकी एनर्जी कम है, पर वो भी अगर साथ लगा देना तो वहीं की वहीं बराबर हो जाता है। ये तो मौका किसी को मत दो कि वो आपको छुए इस तरीके से जो आपकी इज्जत पे छुए। वो हस्बैंड भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाई हो, चाहे फादर हो, आप उस डोमेस्टिक वायलेंस को ना लें। अगर आप लेते हैं तो ये कमी पहले आपको चेक करनी पड़ेगी। आप फिर कोर्ट में जाएंगे, जज साहब हमें प्रोटेक्ट करो। तो जैसे मीडिएशन या ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स भी, और सबसे बड़े काउंसलर्स होते हैं माँ बाप, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। वो कहें कि बर्दाश्त या नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे वो इमोशनल हो, वर्बल हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे फिज़िकल अब्यूज़ हो, कोई भी अब्यूज़ आपको नहीं लेना। वक्त बदल गया है, आप अपनी पहचान बनाइए। कानून तो आपके साथ है, पर कानून की ज़रूरत आपको क्यों है? आप कानून पे क्यों डिपेंडेंट हो? अपने में सक्षम बनो। आपके माँ बाप ने आपको इज़्ज़त से पाला है, प्यार से पाला है। शादी एक रिश्ता है, एक निभाने की तरीके हैं जिसमें इज़्ज़त चाहिए, पर किसी को भी ये मौका ना दो, वो पहला वाला मौका कि हस्बैंड आपसे आके पूछें कि आज तूने जो पैसे लिए थे कहाँ खर्च करें, और अगर आप जवाब ना दो तो वो आपको ऐसे बोले कि आगे से ऐसा नहीं तू करेगी, या मुझे कर, परसों मैं तुझे कम दूंगा। ये शब्दों की आदत मत डालो, और फिर वो आपको किसी बाहर वाले के, आपके अपने के सामने बेइज्जत ना करें, बोलने की इज्जत दें। और ये चीज़ आप पे भी लागू होती है। मैं ये उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं जो लड़कियों की राइट्स के लिए कह रही हूँ, पर मैं अब लड़कियों को भी कह रही हूँ कि लड़कियों को भी चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि वी हैव टू ब्लेम बॉयज़। Correct. Even girls have to check that they cannot be, as you said, 50-50. I'm against 50-50. Look into the circumstances, look into the scenario. रिश्ता ज़्यादा पवित्र रहना चाहिए rather than बैलेंस शीट बनानी। मैंने 4 ये बर्तन करें तो तू अब कपड़े सुखा के आ। नो, घर ऐसे नहीं चलते। आपको एक दूसरे को देखना पड़ेगा कि किसको किस दायरे में कितना करना है, क्या है। फिर वही है कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो डोमेस्टिक वायलेंस आपको किसी की भी नहीं, उसमें सभी आ जाते हैं। इनफैक्ट लेडी टू लेडी वाला भी आ जाता है। आपको वो लेना ही नहीं है, पर अगर आपने ले लिया है तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, या आप उसको करके अपना अस्तित्व बनाने के लिए घर छोड़ के आ गए, या उसी घर में रहते हो उससे डिस्टेंस बना लिया, या आप कानून में जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजन, इवन आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन भी जाके कर सकते हो। तो डीवी केस भी अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें, पर मेरा फिर वही बात आ जाता है कि
कानून कानून कानून, अपने हक के लिए कानून कानून कानून, अपनी आवाज़ के लिए कानून कानून कानून। हम क्यों नहीं खुद कर सकते? हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ हम शब्दों से अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जायज़ हो। ये नहीं कि नारी मुक्ति का झंडा लेके हम घर से निकल गए। सॉरी, आई एम नॉट ऑन दैट। चाहे आप लोग उसका व्यू लें, आप बहुत अपनी सारी बात पे सही होने चाहिए। हाँ सही, फिर वो ये ना कि मैं अपने आप को हमेशा सही कहती रहूंगी तो कैसे चलेगा? हमें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और मैं बता रही हूँ कि जो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, ये पुष्प गुप्ता वकालत वाली पुष्प गुप्ता नहीं है, ये मीडिएशन के केसेस ने, मीडिएशन की ट्रेनिंग ने मुझे बताया। और आप लोगों में से जिनके पास टाइम हो, ये नहीं सब लोग, पर वाकई में जिनके पास टाइम हो, सुविधा हो वक्त की, तो एक बार मीडिएशन की ट्रेनिंग लेके देखो, सिर्फ 40 घंटे की है, बंदा बदल जाता है। बंदा, बात करने का तरीका सलीका आ जाता है, रिश्तों में बचाव आ जाता है, रिश्ते सुधर जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। अगर कभी सोचता आपको टाइम मिले तो बताना, 40 घंटे ज़िंदगी के ना, जैसे शाहरुख खान की वो पिक्चर थी ना 70 घंटे, ऐसे मीडिएशन के 40 घंटे इंसान बदल जाता है। जो आज आपने जो इंटरव्यू लिया है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आज उस स्टेज पे लिया है जहाँ मैं आज एज लॉयर कम बोल रही हूँ, एज मीडिएटर ज़्यादा बोल रही हूँ। वो आपके जीवन में घुल मिल गया है, हाँ, trust मतलब आई एम है, so वो experience। very happy that it has improved me as a person, it has improved me as a personal life, as professional in friendship, it has improved me a lot. तो बेसिकली मीडिएशन ने आपकी लाइफ में ये बदलाव किया as a From person। litigation to mediation, सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा जो आपको लगता है बात रखने का तरीका। वो बदल गया? हाँ, इतने सारे अनुभवों के बाद, लोगों की भावनाओं से जुड़ने हाँ, के चाहे मैं बाद। अपनी बात रखूं, चाहे मैं अपने क्लाइंट्स की बात रखूं, उसका तरीका बदल गया। वकालतनामा तो अभी भी साइन होता है, पर कोर्ट में भी फिर मैं ड्राफ्टिंग भी थोड़ी फ़र्क रहती है, कोर्ट में प्रेजेंटेशन भी फ़र्क रहती है। जब केसेस हम फाइल करते हैं और लड़ने के लिए जाते हैं, शब्द ही लड़ना है, तो बदल जाता है। जज साहब के सामने क्या पहले कहा जाता था, क्या अब कहते हैं, वो फ़र्क ही हो। हम बात कर रहे थे केसेस की, कोर्ट में कैसे आपने प्रेजेंट किए मीडिएशन और उससे आप में डिफरेंस आया। तो जब डिवोर्स के केसेस होते हैं उसमें बहुत बार हम सुनते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही चीज़ है या फिर कुछ फ़र्क है इसमें? देखिए, नॉलेज होना चाहिए तो इसीलिए अवेयर। फ़र्क है। फ़र्क कितना है कि जो मेंटेनेंस है वो दी जाती है जब केस चलते चलते, अगर किसी ने केस फाइल कर दिया है तो केस के दौरान आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें, चाहे वो केस लड़ने की क्षमता या घर चलाने की आपकी क्षमता जो है, उसको टेक केयर किया जाए, तो वो हस्बैंड से दिलाया जाता है। और ज़रूरी नहीं मेंटेनेंस सिर्फ केस फाइल करने पे ही मिलती है। कोई वाइफ अगर हस्बैंड के साथ रह रही है, उसको मेंटेनेंस अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं मिल रही, तो भी वो हस्बैंड के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमें इतनी सर्वाइवल हर महीने के खर्चे के लिए हस्बैंड से चाहिए, तो उसको तो मेंटेनेंस बोलते हैं। वो डे टू डे मंथली बेसिस पे आपको ऑनगोइंग रिलेशनशिप में मिलता है। अभी रिलेशनशिप डिज़ोल्व नहीं हुई है, आपकी रिलेशनशिप चल रही है, चाहे वो फादर से चल रही है, आप मेंटेनेंस फादर से भी मांग सकते हैं, चाहे अगर आप हस्बैंड से मांग रहे हैं मेंटेनेंस, वो एक अलग होती है, बूढ़े माँ बाप भी मांग सकते हैं, बच्चे भी मांग सकते हैं। तो रिलेशनशिप अभी चल रही है, डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। पर एलिमनी जो होती है, एलिमनी सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में। एलिमनी आपको फादर से नहीं मिलती, ना ब्रदर से मिलती, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में। और वो हस्बैंड वाइफ के बीच में आपको जब मिलती है, जब आपका रिश्ता एज हस्बैंड एंड वाइफ डिसॉल्व हो जाता है, तो वहाँ मेंटेनेंस और एलिमनी दोनों मिल सकती है। वहाँ आपको जो एलिमनी मिलती है उसी में मेंटेनेंस है। आपको जो मेंटेनेंस पहले तय हुई है, अगर वो बची हुई है तो वो भी मिलेगी, पर वो मेंटेनेंस फाइनली अब आपको एक लमसम में मिलेगी, जिसका नाम है एलिमनी। कि आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की भाई इतने 10 लाख मिल गए, 45 लाख मिल गए, 1 करोड़ मिल गए। पर कई बार ये जो एलिमनी डिसाइड हो जाती है कि 1 CR है, पर आज की जनरेशन में अगर डिवोर्स हो रहे हैं तो बहुत कम बच्चे होंगे जिनका बैंक बैलेंस एकदम 1 CR का होगा, तो वो भी शादी डिसॉल्व होने के बाद स्टैगर्ड पेमेंट्स में भी ले सकता है कि चलो 1 CR है, पर ओवर द टाइम ऑफ 3 years में दे दूंगा, कि मैं आपको फर्स्ट ईयर में इतना दूंगा। पर उसमें बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, क्योंकि डिवोर्स की एक सीमा होती है 18 महीने की। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम जल्दी डिवोर्स दिला दो, वो भी हो जाता है 1.5 महीने म्यूचुअल बेसिस पे। म्यूचुअल बेसिस में भी 18 महीने का होता है। तो कई बार सेक्शन है ना, हाँ, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन फाइल होता है। पर अगर हस्बैंड कहे कि 1 CR मैं आपको 3 साल में दूंगा,
तो फिर वो में म्यूचुअल कंसेंट आप 3 साल तक नहीं कर सकते। और एक बार डिवोर्स आपका सेकंड मोशन भी हो गया, कोर्ट से मिल गया, फिर ज़रूरी नहीं हस्बैंड आपको दे दे। तो वो आपको बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या मैं वो लूँ नहीं। चाहे कानून रहेगा, अगर हस्बैंड नहीं दे रहा, चाहे आपका वो अब हस्बैंड नहीं है, पर आप कोर्ट में जा सकते हो, उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको मिल जाएगा, पर अल्टीमेटली फिर एक वकील करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस होता है ऑनगोइंग रिलेशनशिप के लिए, मतलब बिना डिसोल्यूशन के जो है आप केस फाइल करे बगैर कि भाई मुझे इनसे डिवोर्स चाहिए या मेरे को इनसे कोई प्रोटेक्शन, पर मुझे सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए। या आपने डिवोर्स फाइल करा है, जुडिशियल सेपरेशन फाइल करा है, कोई भी केस आपने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया हुआ है, तो आपको मेंटेनेंस मिलती है ऑनगोइंग रिलेशन। और एलिमनी होती है व्हेन योर रिलेशनशिप इज देन डिसॉल्व्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ, देन यू आर एंटाइटल्ड एज सेफ्टी फॉर योर फ्यूचर, कि अब रिश्ता टूट गया और कानून हस्बैंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई आपको इसकी री मैरिज होना या होना नहीं, पर ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से अब इसका एलिमनी डिसाइड होगा जो तुम्हें देना है, और तुम जिससे इसकी फ्यूचर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, उसको एलिमनी बोलते हैं। ओके। चाइल्ड की कस्टडी किस बेसिस पे मिलती है? चाइल्ड की, हाँ, मदर को तो जैसे आपने कहा कि 5 इयर्स तक का बच्चा जी, तो जी, रहेगा, जी, जी। अगर 5+ है तो उस केस में अगर नहीं, देखिए, तो मदर के पास रहेगा या फिर नहीं, इवन 5 ईयर्स, अंडर 5 ईयर्स में ही रहता है। पर अगर 5 ईयर्स के अंडर भी क्या होता है, जैसे कभी कोई आजकल केस चल रहा है जिसमें मदर मेंटली थोड़ा वीक है, अनस्टेबल है, और बच्ची 5 साल से कम है, तो वो फादर के पास ही है। ओके, अदरवाइज मदर के पास अदर मदर के पास होती है। तो चाहे 5 के ऊपर हो, तो बहुत सारी चीज़ें, अल्टीमेटली बच्चे का जो वेलफेयर है वो सबसे ऊपर एक कैटेगरी रहती है जिसके बेसिस पे सब डिसाइड होता है। अब उसका वेलफेयर क्या होता है कि बच्चा किसके पास खुश रहेगा, माँ के पास ज़्यादा खुश रहेगा, बाप के पास, माँ की हैबिट्स कैसी हैं, माँ की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, माँ वर्किंग है या होम मेकर है, फादर वर्किंग है तो कहाँ कितनी दूर जाते हैं, जॉब की कंस्ट्रेंट्स कहाँ हैं, और फादर इंडिविजुअली रहते हैं या दादा दादी हैं या कोई और है। सारी बारीकियां देखी जाती सब हैं, देखी उसके बाद जाती है कि decide किया बच्चे जाता की, है। क्योंकि बच्चे की एक तो फिजिकल कस्टडी दी जाएगी, उसकी सेफ्टी देखने की, बच्चे को देखें, और प्लस बच्चे की इमोशनल बॉन्डिंग देखी जाएगी, वो ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि वो उन ग्रोइंग ईयर्स में बच्चे को एकदम डिस्टेबलाइज कर दो। हम हमेशा सोचते हैं बच्चा माँ के पास खुश रहे। मैंने ऐसे केस देख रखे हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स माँ की एडल्ट्रस रिलेशनशिप की वजह से हुआ है। अब कहने को लोग कहेंगे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है माँ तो फिर भी अच्छी रहेगी, बट कहीं ना कहीं एक आ जाएगा सामने वाले के माइंड में कि नहीं, जो फॉर नो रीज़न, देखिए एक होता है रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि आप हस्बैंड से खुश नहीं थे जेन्युइन रीज़न के लिए, एक होता है बस जी यू फेल इन लव, तो वहाँ पे कंसिडरेशन आ जाएगी नेचुरली कि भाई जो माँ इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाई और अब बच्चे को लेगी और शादी करेगी, क्या वे, तो कोर्ट सब चीज़ें वे करेगा। और अगर बच्चे की समहाउ एज 9+ है तो बच्चे से भी पूछ लिया जाता है वो किसके पास कि रहना बेटा, चाहता ये नहीं कि उस पर डिसाइड होगा, पर वो भी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हो जाता है। तो एनवायरनमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, कौन कितना टाइम दे सकता है, उसके पेरेंट में से किसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये नहीं कि बाप ज़्यादा कमा रहा है तो माँ को मिलेगा ही नहीं, पर क्या वो ज़रूरतें पूरी होंगी। बाप कमा तो ज़्यादा रहा है, बच्चे को पर टाइम नहीं दे सकता, उसकी ट्रैवल आवर्स इतने हैं, जॉब उसको कहता है महीने महीने आपको इंडिया से बाहर रहना है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी। और चाइल्ड वेलफेयर में ये भी देखा जाएगा कि वो इंडिविजुअल चाइल्ड है, 2 हैं, क्या दोनों बच्चों को अलग करना ठीक है। कई बार पेरेंट्स रखते हैं एक तू रख एक मैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है 2 भाई बहनों को या 2 भाइयों को या 2 बहनों को अलग करना, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं फिर। चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। जरूर जरूर, आपकी जर्नी के साथ जरूर जरूर, एनी टाइम, जो भी ओपिनियंस है वो कैसे आते हैं। कोर्ट या कन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन। विनिंग या हीलिंग? हीलिंग। लॉ या ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी। एंगर या पेशेंस? पेशेंस। ईगो या एम्पैथी? एम्पैथी। वन वर्ड फॉर मैरिज? It is partnership between 2 people. लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कोर्ट में ये केसेस कौन से ज़्यादा आते हैं? दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। वन वर्ड फॉर जस्टिस? मेरे हिसाब से जस्टिस वही है जो आपके इंटरेस्ट और नीड को सर्व करे, उसको हम जस्टिस कहेंगे। वन वर्ड फॉर वुमेन? पहचान। ओके। और एक आखिरी सवाल कि 18 साल की कोई लड़की है
या महिला हमारे देश में, वो आपसे जानना चाहें, पूछना चाहें, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उनको, उनके लीगल राइट्स और स्टैंड के बारे में? बिकॉज जैसे आपने कहा कि इस एज में जो है आप वो रोल मॉडल बन रही हैं, तो आपने शादी नहीं की जैसा आपने बताया, तो जो चीज़ें आपने फेस की अपने एक्सपीरियंस से, उस एक्सपीरियंस के तौर पे आप क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें मैसेज? देखिए, एक लर्निंग, एक सीख। आपके सवाल दो हैं। एक तो कि जो 18 साल की लड़की है उसके लिए क्या मैसेज जी। है, और एक वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई तो उसके लिए क्या मैसेज है। इसको ऐसे ही समझा जा सकता है। तो पहली बात है कि जो 18 साल की हो या कोई भी एज की लड़की हो, जो इस ट्रांजिशन में, प्लीज़ इन्वेस्ट इन एजुकेशन। पढ़ाई से ऊपर कुछ भी नहीं है। पढ़ाई आपको पहचान देती है, डिग्निटी देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट देती है, वॉइस देती है। प्लीज़ इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। शादी की तो कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में हो जाएगी शादी। पर अगर किसी कारण आपकी शादी नहीं हुई है तो ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ मैरिज की रिलेशनशिप ही काफ़ी नहीं है। अगर आपने रिश्तों में और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, तो आई थिंक आपको कभी महसूस ही नहीं होगी शादी की कमी। क्योंकि शादी एक सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता, अगर देखा जाए एक बॉन्ड होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और वो बॉन्ड है ट्रस्ट, फेथ, रिस्पेक्ट का। तो लव, फेथ और ट्रस्ट और ये सब चीज़ें आपको अपने और रिश्तों से भी मिल सकती हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि मैरिज को आपने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ज़रूर मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको राइट पार्टनर मिल रहा है तो मैरिज ज़रूर करें। पर इसको सोसाइटी का लेके कि एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ जाएगी, शादी नहीं होगी, फिर आगे बच्चे, उस कंपल्शन से कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि कल को मैरिज निभ ही ना सके। देखो, गारंटी किसी के पास नहीं है, माँ बाप तो अच्छी से अच्छी करते हैं, पर मैरिज को एज कंपल्शन ना करें। इन्वेस्ट इन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पहचान बनाना पढ़ाई के ज़रिए। अपनी कोई जॉब, अपना कोई प्रोफेशन परस्यू करो तो सामने वाला भी इज़्ज़त आपकी ज़्यादा करेगा। क्योंकि एक होम मेकर, पढ़ी लिखी लड़की भी होम मेकर हो सकती है, काम करने वाली लेडी भी होम मेकर हो सकती है। होम मेकर की इज़्ज़त हमारे हाथ में है। आप एक रोल मॉडल अपने लिए नहीं बनते हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने भाई बहन, अपनी बहनों के लिए, परिवार में। तो आप सिर्फ अपने लिए तो करिएगा, पर आप बहुत लोगों की पहचान, जैसे मुझसे पूछा गया कि भाई विमेन को डिस्क्राइब करो, पहचान, खुद की पहचान और औरों की पहचान आपसे ही शुरू होती है। और इसमें आप ये लेके चलिए, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि जो मैं आज हूँ, मैं सिर्फ किसी फीमेल की वजह से नहीं, सिर्फ मेरी माँ, बहन और बाकी लोगों की वजह से नहीं। इसमें कंट्रीब्यूशन मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का, सबका बहुत रहा है। तो मैं उन लेडीज़ में से नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि भाई मेल को वो ना करें। आज हम जो हैं वो हमारे फादर की वजह से भी हैं, हमारे भाइयों की वजह से भी हैं। सिर्फ नज़रिया देखना है, मैं से बाहर निकल के हम पे आना है, बहुत ज़रूरी है। झांसी की रानी तो बनना नहीं, हमने तलवारें लेके निकलनी नहीं है, पर आराम से रहो। बहुत बड़ा आसमान है और सबके लिए इस आसमान के नीचे जगह है। जगह अपनी कैसे बनानी है वो आप देखिएगा। तो आज हमने ये जाना कि कानून सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्तों को जोड़ने के लिए भी काम करता है, और ये बात हमें सिखाई पुष्प गुप्ता जी ने। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ वैल्यू मिली हो या आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव जो एम्पैथी है, जो डिफरेंस है आपको लेकर आया हो, फ़र्क महसूस कराया हो, तो डेफिनेटली अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मोमेंट। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड। मन कर रहा था बात करते ही रहे, और ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ कैमरा में नहीं देख रही, जेन्युइनली मैं आप लोगों के साथ हूँ और अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर करके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं तो कहूँगी बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें, और आपका जो जुनून है ये जुनून बढ़ता रहे, और आप बहुत सारे लोगों की जो शेड्स ऑफ लाइफ हैं इसमें बहुत सारे रेनबो कलर्स ऐड करते रहें। माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगर आपको आज की इस पावरफुल लर्निंग से क्या अच्छा सीखने को मिला, कमेंट्स में ज़रूर लिखें और डीएम हमें ज़रूर करें इंस्टाग्राम पर। अगर आप भी अपनी इस जर्नी को, किसी भी तरह की अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं हमसे, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।